रंगमंच की दुनिया में अभिनेता, निर्देशक व लाइट डिजाइनर के तौर पर खास मुकाम हासिल करने वाले बेहद विनम्र स्वभाव के श्रीमान साउथी चक्रवर्ती किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 100 से अधिक नाटकों को इन्होंने अपनी अदाकारी और मंच पर प्रकाश सुसज्जा द्वारा गुलजार किया है। साउथी दा का सफर कलकत्ता से शुरू होता है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और जर्मनी से प्रशिक्षण पाने के बाद इन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। थिएटर एंथुसियास्ट और जो लोग रंगमंच में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए चलिए कुछ बात करते हैं साउथी चक्रवर्ती सर से। So first of all, a big thanks to you, sir, for giving me this opportunity to talk to you. We all know that you are an actor, director, light designer, and a wonderful teacher whom I really admire. I'm so excited to sit here and chat with you. Welcome, sir. It's also my pleasure, dear. भी करेंगे. Let's start with your childhood, sir. कैसा था, कहाँ बीता और क्या-क्या यादें हैं? मेरी पैदाइश जो है कोलकाता की है। Okay. So मैं पैदा हुआ था प्रॉपर कोलकाता में. That was the South Calcutta, and it was a childhood with lots of different memories. Okay. One of the major memory was that one of the very important memory जो मेरे दिमाग में आज भी है, वो है सुबह शाम राम नाम सत है की ध्वनि। क्योंकि मेरा घर जो था, it was just the opposite of the main burning ghat of Kolkata. Okay. तो सुबह शाम जो मतलब डेड बॉडीज जो आती थी, एंड एक समय तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है that was during the Naxalite period. Okay. उस समय जैसे the entire Calcutta, it was the entire Calcutta was very much disturbed except our area, because the entire area was cordoned off by the military throughout the day. Okay. और रात में ट्रक में भर के डेड बॉडीज आती थी और उसको इकट्ठे जलाया जाता था. एंड उस समय की जो बंगाल है, इट वाज अ बॉइलिंग बंगाल. उसके बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो ये जो एक जो डेथ है, ये डेथ मेरी जिंदगी में, मतलब आई वाज सो हैबिचुएटेड विद दिस ध्वनि. बांग्ला में मतलब राम नाम सत्य है नहीं कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं बोलो हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल. सो और मैं ये भी देखा कि एक लेडी जिनकी उम्र है से अराउंड 25-30 और जो शादीशुदा है, उनकी डेड बॉडीज जब लेकर जाते थे, या एक बुजुर्ग जिनकी उम्र है 80, जब वो डेड बॉडीज लेकर जाते थे तो 4 लोग जो कंधा देते थे, मेन जो 4 लोग हैं, वो डांस मतलब नाचते हुए जाते थे. एंड आई वाज ऑलवेज सरप्राइज्ड अबाउट इट कि डेथ मतलब हाउ इट कैन बी पॉसिबल. In the later part of my life, I realized that why it is different from the European culture. हमारा क्या कल्चर है जी. और हमारे यहाँ डेथ जो है वो एक सेलिब्रेशन है.
बिल्कुल. It's very spiritual actually. You are talking very spiritual. एब्सोल्यूट Yeah. एब्सोल्युटली. जो जो शादीशुदा जो लेडी है, जी. उनको जब खटिया पे लेकर जाते थे, सो एवरीथिंग वाज रेड. Hmm. वो 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 सिंदूर हो, वर्मिलियन हो, आलता हो, उनके कपड़े हो. एक बुजुर्ग जो एज इफ एक दूसरी जिंदगी के लिए उनको हम भेज रहे हैं. Literally. और इसीलिए जो भेजना है वो एक तरीके का एक सेलिब्रेशन है. Yes. That she will get another So life. Yes. yes, yes. एंड उनको जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये जो दुनिया है इससे वो डिपार्ट कर रहे हैं फॉर तो उनकी ये जो जर्नी है, वो उस जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं हम. It's very deep. तो यस, तो हमारे लिए जो डेथ है, जो कंसेप्ट ऑफ द डेथ इज कंप्लीटली डिफरेंट. जी. यूरोप में हम देखते हैं कि ब्लैक साइलेंस, their philosophy is different. Yes. एक सो ये एक बचपन की एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज है जो मेरी जिंदगी के साथ है. Yes. दूसरी एक चीज है माय फ्रेंड सर्कल. Okay. I was being brought up with Tamilian, Keralite, Punjabi, Sindhi, Gujarati, and it was a multicultural atmosphere. Oh wow. साउथ कलकत्ता का ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऑलवेज इट्स अ मल्टीकल्चर्ड एरिया. बचपन में एक कढ़ा मैं पहनता था जी. क्योंकि मेरे घर से अराउंड 100 meters away there was a गुरुद्वारा. Okay. और बचपन में जब मैं स्कूल जाता था, प्राइमरी स्कूल में, जी. तो गुरुद्वारा के बाहर एक बंदा बैठता था ये काढ़ा लेकर. और मैंने एक बार कलकत्ता में ही सर? कलकत्ता में? यस ओके. यस यस, कलकत्ता में. ओके. एंड मैंने एक बार जिद की पापा से, तो पापा ने मुझे खरीद के दे दिया. और वो जो है वो करीब मेरे हाथ में 14-15 साल रहा. उसके बाद कोई एक नाटक करना था जी. उसके लिए ही मुझे उसको काटना पड़ा. एंड तो उस जो मेरा बचपन का जो था, उस बचपन में आई वॉज नेवर अवेयर अबाउट कास्ट, रिलीजियन. वंडरफुल. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे मेरे दोस्त थे, सबके घर में जाता था. सो हाँ, तो ये कभी मेरे दिमाग में पनपा ही नहीं कि कास्ट, रिलीजियन क्या है. दैट्स अ ब्लेसिंग इन माय चाइल्डहुड कि मैं एक्चुअली अगर सच में आपको कहूँ तो ये रिलीजियन, कास्ट, इसके बारे में मुझे पता चला आफ्टर 10th. रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, हमारे देश में उसका इम्पैक्ट क्या है. बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुआ, एक ऐसी जगह में पैदा हुआ जिस जगह ने मुझे ये नहीं सिखाई जी. ये डिफरेंशिएट करना. बिल्कुल. तीसरा एक एडवांटेज है चाइल्डहुड का कि आई वॉज ब्रॉट अप इन अ सराउंडिंग जिसमें शाम होते ही हर ऑल्टरनेट घर से हारमोनियम की आवाज आती थी. Wow, yes, yes, yes. It's a culture. It was a culture in Bengal that बच्चे जो है, स्पेशली लड़कियां, जी, उनको गाना सीखना जरूरी है. तो शाम होते ही हारमोनियम का सारेगामा पधानीसा ये कहीं ना कहीं से सुनाई देता था. What a beautiful atmosphere, sir. You're very lucky. Yes, of course. I don't believe in luck, but I do believe yes, that
that I'm fortunate enough एब्सोल्युटली। कि मैं वहाँ पैदा हुआ। तो सर मुझे लगता है थिएटर की तो वो लेयर्स बननी शुरू हो ही गई थी। ये तो बचपन में ही सब लेयर्स बन रही हैं। ऑफ कोर्स एक मैं जहाँ पैदा हुआ उसका 2 घर छोड़कर एक हुँ, जगह थी, जहाँ मैं देखता था कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है। तो जो खिड़की थी, जी, वो करीब ज़मीन से करीब 5 साढ़े 5 फीट ऊपर थी वो। जी। और उसमें पुराने जो लोहे के डंडे होते थे, हुँ, खिड़की में वो होता था। लाखें। तो मैं उसको पकड़ के ऊपर चढ़ के मैं वो देखता था। बाद में मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली बेसिकली था डांस ड्रामा। ओके, नृत्य तो, नाटिका। तो हाँ, तो वो लोग डांस ड्रामा की रिहर्सल करते थे और वो यहीं से मुझे सर बहुत अच्छा। आपका थिएटर की तरफ झुकाव शुरू हो गया? नहीं, नहीं, नहीं। वो वो मुझे सिर्फ अच्छा लगता था। वो ओके, मुझे इसलिए भी अच्छा लगता था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जी, अलग 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 एज ग्रुप के हैं, जी। और कभी कभी लग रहा है कि मतलब बहुत केओटिक है, हुँ, हुँ, सब लोग बात कर रहे हैं। हुँ, अचानक देखता हूँ एक मोमेंट में साइलेंस, हुँ, कोई गाना गा रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं और 6 लोग इकट्ठे डांस कर रहे हैं। सडनली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हुँ, ये केओस से कैसे एक डिसिप्लिन आ गया। यस। आई वाज सरप्राइज्ड। बट ये एक अट्रैक्शन जो है, हुँ, शायद वहीं से कहीं उसका सीड तो अंदर चला गया था। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ये चीज़ें बैठ रही थी। यस, जी, कहीं ना कहीं तो वो जी। तो असर कर फिर रहा सर था। थिएटर की तरफ कैसे आपका झुकाव शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? कब पता चला कि मुझे थिएटर करना है? एक्चुअली क्लास 6 में जब मैं था, जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था, जी, उस समय हमारे एरिया में एक कल्चरल प्रोग्राम होता था ईयरली। ओके। तो उसमें एक पार्ट होता था रिसाइटेशन। हुँ, तो मेरे घर में ये सब अलाउड नहीं था। जी, तो उस समय जो पीने का पानी हम पीते थे, जी, वो पीने का पानी हम पीते थे मतलब ट्यूबवेल से। ओके, तो शाम को मैं जाता था ट्यूबवेल में, एक जग या 2 जग लेके प्लास्टिक की, ओके, और उसको भर के लेके मैं आता था, या कोई ऐसा छोटा मटका हो उसको जी, लेकर जी। मैं जाता था और हुँ, लेके आता था। तो मुझे पता चला कि वहाँ एक रिसाइटेशन कंपटीशन हो रहा है। तो हुँ, मैं शाम को पानी लेने के बहाने जग लेके मैं गया। तो जाने के बाद पता चला कि मेरा मेरा नाम जो है, नाम मैंने दे दिया था। जी, मेरा नाम जो है वो अभी भी 3 लोगों के बाद है। ओके, सो आई वाज पजल्ड कि ये तो मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो उसके बाद मैं इंतजार किया, अंदर टेंशन भी चल रहा है। फिर मेरा टर्न आया, तो माइक्रोफोन शायद मेरे से ऊपर ही था। जी, नेचुरली यू आर इन तो हाँ, तो मुझे इतना याद है कि मैंने पोएट्री बोलना शुरू किया, बीच में आके किसी ने उसको ठीक किया। हुँ, मैं पोएट्री खत्म करके जग लेके ट्यूबवेल में जाके पानी भर के घर वापस आया, और घर से उसका डिस्टेंस इट वाज अराउंड 50 to 60 मीटर्स। ओके, तो मम्मा ने पूछा हुँ, कि इतना समय क्यों लगा? तो मैंने कहा कि ट्यूबवेल के सामने बहुत लंबी लाइन थी। ओह! उसके 3 दिन बाद वो जो प्रोग्राम था, वो जो कल्चरल प्रोग्राम था, वो शायद वो 4 दिन या 5 दिन का होता था, हुँ, हुँ, और वो खत्म हुआ। लास्ट डे में अनाउंसमेंट हुआ, मैं जिस कैटेगरी में था रिसाइटेशन में, उसमें मैं थर्ड आया। वाओ और सर! मुझे एक किताब मिली एज अ प्राइज। अब
मैं उस प्राइस को लेकर घर तो आया, लेकिन घर में क्या कहूँ, तो मैंने छुपाने की कोशिश नहीं की, मैंने उस किताब को बिल्कुल ओपन ऊपर रख दिया। तो फिर मम्मा ने देखा उस किताब को, उसके बाद पहला जैसे ही उन्होंने कवर ऐसे पलटा तो देखा अंदर मेरा नीचे नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा मुझे कि ये कहाँ से मिला तुझे, और क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इस कंपटीशन में थर्ड होने के नाते इसको ये प्राइज मिला। तो मैंने कहा कि तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो हालांकि मैं बच गया था, उसमें मेरी पिटाई नहीं हुई थी, बट ये छिप के करने की एक आदत पड़ गई थी। फिर जब मैंने 10th दिया, 10th के बाद जो मेरी जिंदगी है वो एक एक मेजर टेक ऑफ पॉइंट है मेरे लाइफ में। 10th तक आई वाज वेरी वेरी मच ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड। किसी ने मेरी मम्मी को बताया था कि मेरा कोई एक्सीडेंट होने वाला है, और उस चक्कर में मम्मी मुझे स्कूल ले आती थी, ले जाए और लेकर आती भी थी क्लास 10 तक। 10th के बाद जो मेरी जिंदगी है वो उसमें बहुत कुछ हुआ। क्लास 11 में मैं खुद गया स्कूल में, मैं एडमिशन लिया। वहाँ से मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में जो थिएटर होता था उसमें पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ी। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। And slowly, I started to give speeches. कॉलेज लाइफ, थिएटर कंटिन्यूअस शुरू हो गया था। मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी लगती थी उस समय कि ये जो रिहर्सल्स है, ये जो रिहर्सल का एटमॉस्फेयर है, इट लिबरेट्स। यहाँ ऐसा नहीं है कोई डांट रहा है, मतलब डांट रहा है तो ऐसे नहीं डांट रहा है। और एक चीज को, जो लोगों के पास जो पेशेंस है, एक चीज को 10 बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो एक्चुअली थिएटर जो शुरू हुआ वो 10th के बाद शुरू हुआ। सर, आपने अपने अभिनय को दिशा देने के लिए एनएसडी ज्वाइन किया था, तो एक तो आपका सिलेक्शन क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था इस पे? हो गया था। हो गया था। वेरी नाइस सर। तो सर, जब पेरेंट्स को पता चला कि नाउ यू आर गोइंग टू चूज थिएटर एज योर करियर, तो वो कितने सपोर्टिव थे? इसमें दो जवाब है। पहले मैं एक्टिंग के लिए एनएसडी नहीं आया था। ओके। एनएसडी आने से पहले जो मेरा थिएटर है वो करीब 14 साल है, जो मैंने कोलकाता में किया। और उस 14 साल में 11 साल जो है वो घर में पता नहीं था। ओके। तो 11 साल बिना बता के छुप के मैंने थिएटर किया था। जी। बाकी का जो 3 साल है वो तब घर के लोगों को पता था। हालांकि 98 में मैं एनएसडी आया। 95 में मेरे जो फादर है वो गुजर गए थे। तो 3 साल उसके बाद जो 3 साल है, मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी कि इफ आई वांट टू डू थिएटर, आई वांट टू डू थिएटर फॉर 24 आवर्स। कलकत्ता में जो थिएटर होता था वो बेसिकली शाम को रिहर्सल होती थी, जो मतलब ग्रुप थिएटर है जी। तो आई डिडंट नो हाउ टू डू इट। लेकिन एक चीज है कि 95 में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी टू गो टू जर्मनी, मतलब फॉर अ थिएटर वर्कशॉप। वो मेरी जिंदगी में एक मेजर एक्सपोजर है थिएटर को लेकर। और उसके बाद मैंने ये तय कर लिया था कि
थिएटर करना है तो 24 घंटे का, कैसे करना है मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद मैंने 98 में जब एनएसडी का एग्जाम दिया, तो पहले प्रीलिम्स हुआ। उसके बाद जब फाइनल वर्कशॉप के लिए दिल्ली आना था 4 दिन के लिए, तो मैंने मम्मा को कहा कि दिल्ली में मेरा एक शो है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो क्योंकि नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो उसके बाद 4 दिन का वर्कशॉप हुआ, अगले दिन सुबह रिजल्ट आया, तो मैंने देखा मेरा नाम है। तो उस समय 98 में एनएसडी का जो एडमिशन का जो प्रोसेस था, उसमें ये था कि अगर आपका नाम सिलेक्टेड है तो अगले दिन ही एनएसडी आपके हाथ में एक बॉन्ड दे देते थे, जिसको लेकर आप घर जाओ, उस बॉन्ड को पूरा फिलअप करके, इंडेमनिटी बॉन्ड ये सब करके, सारा कर कुरा के 1 महीने बाद आओ ज्वाइन करने के लिए। तो वो सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको लेकर मैं घर गया, और जो लेटर मुझे मिला था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, उस लेटर को मैंने मम्मा को दिया। मम्मा ने पढ़ा। पढ़ने के बाद मम्मा ने मुझे कहा था कि इसका मतलब तू 3 साल दिल्ली में रहेगा। मम्मा को कुछ नहीं पता था एनएसडी क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता था। Naturally. तो मैंने कहा कि हाँ। तो मम्मा को सिर्फ एक चीज का एश्योरेंस था कि, एश्योरेंस नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही था कि पढ़ाई के लिए पैसा नहीं देना है, क्योंकि एक नेशनल स्कॉलरशिप मिला है इसको। फॉर्चुनेटली मेरे एनएसडी आने के बाद 1 महीने बाद मेरे घर में एक फिल्म मैगजीन आती थी। Okay. और उसमें एक इंटरव्यू आया था 2 इंसान का, एक नसीरुद्दीन शाह, एक ओमपुरी। मम्मा ने उनका इंटरव्यू पढ़ा, और उस इंटरव्यू में ये लिखा हुआ था, दे हैव पास्ड आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तब जाके मम्मा को लगा कि शायद ये कोई ऐसी एक जगह है जहां शायद कुछ होता है। जी सर, आपके पास सेकेंड ईयर में जब स्पेशलाइजेशन लेने का टाइम आता है तो क्या सब्जेक्ट्स थे? आई मीन आपने डायरेक्टर के लिए किया या एक्टर के लिए किया, किस तरह से? जब मैं एनएसडी आया था, जी. मैं ये सोचकर ही आया था कि मुझे क्या करना है। ओके. क्योंकि उससे पहले कलकत्ता में जो 14 साल किया, बेसिकली एक्टिंग ही की और जी. कुछ नहीं किया। जी. कभी पेट के लिए एक दूसरा काम भी किया। 1-1.5 साल के लिए मैं इक्विपमेंट लगाता था, तार जोड़ता था, डिमर ऑपरेट करता था, और दिन में मुझे 20 रुपया मिलता था। तो जब मैं एनएसडी आया था, मैं ये सोच कर ही आया था कि I wanted to know the theater in totality, और मुझे बैक स्टेज जानना था। तो मैं आया ही था ये सोच के कि I will do my specialization in design and direction. ओके. तो व्हाई लाइट डिजाइनिंग? ओके, जब मैं 3 साल का कोर्स मैंने किया, तब मेरे दिमाग में ये सब नहीं था कि मैं लाइट डिजाइन और सेट डिजाइन करूंगा। जी. मैंने सीखा, मैंने सारा लाइट डिजाइन, सेट डिजाइन, साउंड डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप, प्रॉपर्टी। 3 साल एनएसडी करने के बाद जब मैं एनएसडी रेपर्टरी आया, एनएसडी रेपर्टरी में मैं 7 साल था। जब एनएसडी रेपर्टरी में मैं आया तो धीरे धीरे ये डिजाइन जो है, डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया था। डिजाइन, ये जो एलिमेंट आया था, ये जो सीखा था, इसका धीरे धीरे ये तीनों का इसीलिए मैं कहता हूं मेरी जिंदगी में 3 लेयर है। एक थिएटर की जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन मुझे सिखाया कोलकाता के 14 साल का थिएटर। एनएसडी 3 साल मुझे पढ़ाया, मेरे टीचर्स मेरे साथ उनकी नॉलेज मेरे साथ शेयर किया। एनएसडी रेपर्टरी का जो 7 साल है,
वो एक्चुअली मुझे काम करना सिखाया। जी। उस 7 साल में आई वर्कड एज अ डिजाइनर, एज अ डायरेक्टर एंड ऑल्सो एन एक्टर। और धीरे धीरे मुझे ये लगा कि लाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो ड्यूरिंग द प्ले ये तय करता है कि क्या दिखाना है, क्योंकि लाइट जहां आती है वही चीज दिखती है। जी। एंड दैट एक्चुअली ट्रिगर्ड इनसाइड मी। मुझे लाइट आती है, लाइट रहती है, दूसरी लाइट आती है, ये निकल जाती है। ये जो एक साइलेंट मूवमेंट है। जब मैं ताई ची सीखा था तो ताई ची में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ताई ची इज अ वेरी स्लो मूवमेंट एंड इट्स ब्रीदिंग के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो जब मैं देखा कि लाइट भी एक ऐसा एलिमेंट है और ये भी एक तरीके का एक पेंटिंग क्रिएट कर रहा है, Absolutely. ये भी एक तरीके से एक मोमेंट को कैप्चर कर रहा है और फिर उस मोमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो दैट एक्चुअली ट्रिगर्ड मी। ये 2 साल रेपर्टरी में सेकेंड ईयर से रेपर्टरी की, NSD repertoire. ये हाँ एनएसडी रेपर्टरी के सेकेंड ईयर से ये इंटरेस्ट जो है, ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रो हुआ। Okay. तो सर कौन सा स्कूल प्ले कौन सा था जिसने आपको पहचान दिलाई, द ग्रेट लाइट डिजाइनर साउथी चक्रवर्ती? मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। एक तो मैं आई एम नॉट अ ग्रेट लाइट डिजाइनर, आई एम स्टिल लर्निंग। तो जो आपका काम देखते हैं वो जानते हैं सर, ये भी आपकी ग्रेटनेस है। अगर नहीं, एक्चुअली निधि, अगर मैं सच कहूँ, इट्स अ जर्नी। यस ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर। एंड we all are just making, we are traveling. So अगर ये शब्द जो है, ये ग्रेट शब्द अगर मेरे दिमाग में घुस जाए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज इट्स बेटर आई शुड रिटायर। वेरी नाइस सर, ये भी आपकी ग्रेटनेस है। यू आर टू हम्बल व्हेन यू आर सेइंग ऑल दिस, बिकॉज वी नो कि आप क्या हैं और क्या काम करते हैं। तो वेरी नाइस। I'm just applying my experience and knowledge, and at the same time I'm learning also. तो ये बताइए सर, कौन सा प्ले था जिसमें फर्स्ट टाइम जब आपने लाइट डिजाइन की तो आपको लगा कि कुछ क्रिएटिव एक सेटिस्फेक्शन मिली कि मुझे बहुत मजा आया इसमें करके? एनएसडी रेपर्टरी में प्रोफेसर रॉबिन दास जी का एक प्ले था, अनाम दास का पोथा। तो पहले मैं उसमें एक्टिंग करता था। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि जो ओरिजिनल जिन्होंने इसका लाइट डिजाइन किया था, अवतार साहनी जी ने, तो बाद में क्या हुआ, रेपर्टरी में जो टेक्नीशियन थे वो इसको टेक ओवर किया था जी। और टेक ओवर करने के बाद मुझे इतना लग रहा था कि जो जैसे लाइट आ रही है जा रही है वो ठीक नहीं है। तो मैंने रेपर्टरी चीफ को कहा कि मुझे स्टेज से हटाइए, आई वांट टू डू द लाइट डिजाइन, आई वांट टू डू द लाइटिंग फॉर इट। तो फिर एक शो हुआ था जिसमें अवतार जी आए थे, मैं भी था उनके साथ। तो वो एक तरीके से एक हैंड ओवर टेक ओवर हुआ था। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो फर्स्ट टाइम जब मैं उस प्ले की लाइट डिजाइन को एग्जीक्यूट किया, वो डिजाइन मेरा अपना नहीं था, वो अवतार साहनी जी का डिजाइन था।
जब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तब मुझे लगा, क्योंकि मैं नाटक को यहां से बैठ के देखा फ्रॉम द कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जहां से आप लाइट कंट्रोल करते हैं, साउंड रूम, ये लाइटिंग बूथ, लाइटिंग बूथ, यस। हाँ, तो then I felt something new जी, and उसके बाद जब मैं उसी प्ले को करता रहा, उसके बाद जब मैं नए प्लेस में डिजाइन करने लगा, I found that element that gives me the fun, the enjoyment and the satisfaction at that point. नाटक खत्म होने के बाद आज भी मुझे लगता है मैं अपनी डिजाइन को, एक्टिंग को, डायरेक्शन को मैं याद नहीं रखता हूं ज्यादा, मैं उसको पीछे छोड़ देता हूं, क्योंकि उसके बाद जब मैं एनालाइज करता हूं मुझे लगता है यार ये भी तो हो सकता था, और उसको मैं, आप अपने काम को खुद ही क्रिटिसाइज करके और अच्छा करने का आगे सोचते हैं। दिस इज वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो एक्चुअली मुझे दैट इज माय ड्रिवन फोर्स, जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स है अगले में काम करने के लिए, अगले में कुछ नया करने के लिए और बेहतर। वेरी नाइस सर। जैसे एक अभिनेता के लिए या एक निर्देशक के लिए जगहों पर, डिफरेंट जगहों पर घूमना, लोगों से मिलना, बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से उनका अन्वेषण करना, ऑब्जर्व करना या पढ़ना बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब इसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, मोनोलॉग्स बोलने का। तो एज ए लाइट डिजाइनर ऐसा क्या जरूरी है कि जिससे आप अपनी जो कला है उसको और मांझ सकते हैं? तो उसके लिए किस चीज का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए? दो चीज है। सबसे पहले सिर्फ आप जानते भी है, मैं बोलता भी हूँ कि मैं सिर्फ लाइट जानता हूँ, उससे लाइट डिजाइन नहीं होगी। जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस परफॉर्मिंग आर्ट को इन टोटलिटी हमें जानना है जी, तब जाके कोई एक एलिमेंट में एग्जीक्यूट कर सकता हूं। जी, एक। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस। थर्ड, ऑब्जर्व नेचर, हाउ नेचर इन्फ्लुएंसेस अस। हमारी जो सोच है, हमारी जो मनस्थिति है, वो नेचर कैसे क्रिएट करता है। चौथा, हमारे सराउंडिंग में जो लाइट होती है जी, उसका असर क्या है मेरे ऊपर। फिफ्थ, स्टार्ट टू अंडरस्टैंड पेंटिंग, understanding composition, color, source of light. Sixth, understanding good photographs. दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। Photographers gives us the concept of a frame, a composition. yes. These are the some ways of which I Very look. nice, wonderful. सर, जो आपके टेक्नीशियंस होते हैं या जो आपका क्रू है, वो आपके साथ हमेशा एक प्रीफिक्स रहता है कि जैसे आप कहीं भी प्ले परफॉर्म करते हैं, करने के लिए जाते हैं या दूसरे शहरों में जाएं या विदेशों में जाएं, तो आपके साथ ट्रेवल करता है या वहीं के टेक्नीशियंस के साथ आप काम करते हैं? मैं वहीं के टेक्नीशियंस के साथ काम करता हूँ। तो सर उनके साथ जहाँ जाता हूँ वहीं के टेक्नीशियंस के साथ काम कभी करता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नए लोग, नई जगह, नया सिस्टम, सब कुछ, उसको कैसे कोप अप करते हैं? दो चीज है। सबसे पहले इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करें। बिल्कुल। तो आप
आप उनके दिल जीत सकते हैं. Give respect to them, Absolutely. and you will get it back. Absolutely. It will come to you. तो सबसे पहले उनके दिल को जीतना है. दूसरा, if you really have the knowledge and when you talk, जब आप डिटेल में बात करते हैं, कुछ चीजें पूछते हैं और उस पूछने में ही सामने वालों को पता चल जाता है, you know about this thing. Yes. They Then also start respecting you for, yeah. Absolutely. और उसके बाद मैन पावर हैंडल करना एक अलग टेक्निक है. बिल्कुल. और उस टेक्निक में सबसे पहला काम है, ट्रीट देम एज अ ह्यूमन बीइंग, ट्रीट देम एज इक्वल. Absolutely, sir. उनके कंधे पे हाथ रख के बात करना बहुत जरूरी है. उनके साथ बैठ के जमीन पर चाय पीना बहुत जरूरी है. Beautiful, sir. बिल्कुल. सर, जब कोई भारतीय लाइट डिजाइनर, कोई छोटी उम्र का युवक या युवती होती है और वो बाहर विदेश में जाकर के लाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं, और वो वहां जाकर के उसके लिए उस समय क्या उनके पास प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब उनको एजुकेशन कुछ खास तरह की लेनी पड़ती है, और वहाँ पे बैरियर्स क्या क्या आते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनको किस तरह से सपोर्ट करती है, एंड मोर ओवर जैसे हमारे यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर साइंटिस्ट जो होते हैं वो आज काफ़ी सफलता से काम कर रहे हैं, तो क्या थिएटर प्रैक्टिशनर्स के पास भी ऐसे कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं कि उसी सफलतापूर्ण तरीके से वो भी वहाँ पर काम कर सके? एंड मोर ओवर वन मोर थिंग आई वांट टू नो अबाउट दिस, कि जैसे एक लैंग्वेज बैरियर है सर, हमारे यहाँ पर यूपी बिहार से बहुत छात्र जो हैं वो आते हैं पढ़ने के लिए जो हिंदी भाषी हैं, तो ये लैंग्वेज बैरियर उनको कहाँ तक ट्रबल करता है वहाँ पर, और कैसे सर वो कर सकते हैं वहाँ अपने आप को सर्वाइव? दो चीज है. जी. बाहर जब आप इसको लेकर पढ़ने के लिए जाएंगे, they will ask some kind of pre-education, जी. कि आपकी कहीं से कुछ ट्रेनिंग है, जी. तभी आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यस. क्योंकि बाहर जो बाहर के देश के लोग हैं उनके लिए कोई बेसिक लेवल नहीं है कि मतलब आप मतलब स्कूल लेवल से आप उसको सीख रहे हैं बाहर जाके, क्योंकि बाहर जो कोर्सेस है वो प्रोफेशनल कोर्स है. तो उस प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए उसकी कुछ ट्रेनिंग आपको यहां से लेना ही पड़ेगा. दूसरा, लैंग्वेज. लैंग्वेज बहुत ज्यादा बैरियर नहीं है इस फील्ड में. ओके. जब आप काम करने के लिए भी जाते हैं, जी. लैंग्वेज इज नॉट अ बिग बैरियर, बट एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत अगर आपको उस देश की अगर लैंग्वेज या जिस मीडियम के थ्रू वहां ट्रेनिंग हो रही है वो अगर आपके पास है, दैट्स ऑफ कोर्स इज एन एडवांटेज. जैसे मान लीजिए कि अगर आपको राडा में जाना है स्कॉलरशिप लेकर, तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है कि आपको अंग्रेजी बोलना समझना आप समझ पाते हैं, बोल पाते हैं या नहीं, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो बेसिक एक लैंग्वेज की तो जरूरत होती ही है. एंड ड्यूरिंग द एजुकेशन जो है, अगर आपको एकदम आप हो सकता है कि आप बहुत फ्लुएंट नहीं है उस लैंग्वेज में, लेकिन बात कन्वे कर सकती हैं, बट उसके बावजूद भी आप अपने काम के थ्रू आपको इस मीडियम में, थिएटर की मीडियम में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लाइट डिजाइनर. तो वो वहां पर उतना ही एक सक्सेसफुली लाइट डिजाइनर बन सकते हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. नॉट एट ऑल. सर, आपके पसंदीदा लाइट डिजाइनर, आपके पसंदीदा लाइट डिजाइनर कौन है सर? मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा जो लाइट डिजाइनर है
वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उनका उनका नाम है मिस्टर तापस सेन। He is the pioneer in our country of light designing, and I am fortunate enough कि उन्होंने मुझे कुछ पढ़ाया। उनके साथ उन्होंने मौका दिया मुझे काम करने का। उनके टेक्निक, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ कुछ शेयर किया। सो फॉर मी, मेरे लिए अभी तो वही है सबसे बड़ा लाइट डिजाइनर सर। जैसे हम जो सब मुझे जानते हैं इंस्पायर करते हैं। सर, हम जैसे सब जानते हैं कि आप अपने जो एक जादुई रूप से मंच को प्रकाशमान करने की कला में तो माहिर हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सफल अभिनेता और एक निर्देशक भी हैं। तो सर, कभी ऐसा होता है कि आप लाइट डिजाइनर ना होकर के एक अभिनेता या बतौर एक निर्देशक काम कर रहे हैं, और सामने वाला लाइट डिजाइनर जो है उसके साथ मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि जाकर के मैं इसमें घुस जाऊं और इसको पता ऐसा होता है? मैं जब काम करता हूँ जी, तो एट ए टाइम एक ही काम करता हूँ। जी, जब मैं एक्टिंग करता हूँ तब सिर्फ मेरे एक्टर का दिमाग ही चलता है। वहाँ डायरेक्टर का दिमाग नहीं चलता है। ओके। वहाँ लाइट डिजाइनर का दिमाग नहीं चलता है। पूरा सरेंडर कर जब ओ एब्सोल्युटली। ओके। तो जब जब डायरेक्शन करता हूँ तो बाकी दो चीज नहीं आती है। जब लाइट डिजाइन करता हूँ तो ये दो चीज नहीं आती है। सर, एक्टर, डायरेक्टर, लाइट डिजाइनर के तौर पे जब भी आप कोई भी प्ले चूज करते हैं तो उसके डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या सोच के करते हैं कि मुझे ये प्ले करना है या नहीं करना, और जब नहीं करना तो ना कैसे कहते हैं? देखिए, दो चीज है। जब मैं डायरेक्टर हूँ तब तो ज्यादातर मेरे पास ये चॉइस होती है कि मुझे कौन सा प्ले करना है। जी, बिल्कुल। जब एज एन एक्टर या लाइट डिजाइनर मैं काम करता हूँ तब हो सकता है कि हर वक्त मेरे पास ये ऑप्शन ना रहे। जी, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज दैट आई सरेंडर माई सेल्फ। ओके। एंड ये जो एक मीडियम है, ये मीडियम है शेयरिंग का। एज एन एक्टर, एज अ डिजाइनर भी आप डायरेक्टर के साथ शेयर भी करते हैं चीजें। और ये जो शेयरिंग है, ये ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स शुरू शुरू में हो सकता है आपकी बातें कोई ना सुने, बट एक समय के बाद इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ शेयरिंग थिंग्स। तो अगर मैं एक्टर भी हूं, अगर मैं डिजाइनर भी हूं, तो we share a lot of things, लोग कितने lot of हैं सर आपके लिए, जो आपके को एक्टर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं, वो आपको क्या लगता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं? बहुत आई का ये एक ऐसा मीडियम है जी, जिस मीडियम में अकेले कुछ नहीं हो सकता है। So first I need to understand the importance of other people, जी, whether they are my co-actors, whether they are backstage workers. Uh, uh, it's very important first to understand them, and without them you are no one. राइट। मेरा खुद का ही एग्जिस्टेंस नहीं है अगर वो नहीं है तो। जी। सर, आप एक टीचर भी हैं, और मेरा तो खास करके सौभाग्य रहा है कि मैंने आपसे पढ़ा भी है और सीखा भी है। और शायद कोई सुनेगा तो सुनने वाले जितने भी छात्र होंगे मेरी बात से सहमत होंगे कि आप एक अद्भुत अध्यापक हैं, अनमैचेबल। तो सर, आप स्वयं जो है वो कलकत्ता से भी पढ़े, फिर एनएसडी से भी पढ़े, और फिर जर्मनी से भी पढ़कर आए। तो आपके जो ये पढ़ाने का इतना अनोखा, इतना एक लवली सा प्यारा सा स्टाइल है, ये आपका अपना है या इस पर इन सब संस्थानों की या आपके अध्यापकों की छाप है? मुझे एक चीज लगता है, जब मैं +2 के बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जी, तो उसी समय से मैं
प्राइवेट ट्यूशन भी करता था। ओके, नॉर्मल स्कूल के बच्चों की। यस। ओके। तो क्लास 8 से क्लास 2, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 क्लास के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता था। जी। पढ़ाते समय मुझे एक चीज समझ में आया कि स्टूडेंट्स को वो क्यों पढ़ रहे हैं इसके पीछे उसका रीजन नहीं पता, और मुझे भी जिस तरीके से पढ़ाया गया था उसमें ये रीजनिंग पावर नहीं था। एक दूसरा, जिस शब्दों के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे थे जी। वो कम्युनिकेशन में कहीं गड़बड़ी है। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज ट्राई की थी, जो चीज मुझे उस समय समझ में नहीं आया, अगर मुझे अब क्लास 10 के एक स्टूडेंट को यह समझाना है, मैं कैसे समझाऊंगा ताकि उसकी आंख देख के मुझे समझ में आए कि उसको समझ में आया। कितना सहज हो सकता है समझाना। सो दैट वाज माय एफर्ट। बाद में जब ये थिएटर में जब मैं पढ़ाने लगा तब मुझे एक चीज समझ में आया कि मैं कितना ज्ञानी हूं इसको जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ये है आपने जिंदगी को कितनी आपने देखी है और कैसे आप एक स्टूडेंट जो है उसका जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो एजुकेशन है, उसका जो सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस बैकग्राउंड है, आप किसी थिएटर की एलिमेंट को उसके इन चीजों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं so that he or she can connect it immediately. So I tried to explore in that way. और सर आप बहुत And बहुत सफलता से ये करते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट जब लाइट डिजाइन सीखने आता है तो उसके मन में, जैसे मेरे मन में बहुत भ्रम था कि मुझे साइंस में आई वाज नॉट गुड, तो मैं कैसे करूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि एक छोटी सी बात भी आपकी समझ ना आई हो। मुझे सब कुछ समझ आया और मुझे लगा ही नहीं कि इसमें कोई साइंस है, जबकि साइंस भी थी। सो यू आर अ वेरी गुड टीचर सर, नो डाउट इन इट। सर एक बात बताइए, जो डिवाइस प्ले होते हैं उसमें एक्टर, डायरेक्टर, लाइट डिजाइनर, सेट डिजाइनर सब को क्रिएटर होते हैं, और आई थिंक जो राइटर है वो भी स्क्रिप्ट वहीं पर ही साथ साथ लिखते हैं। तो इसमें एक एज अ लाइट डिजाइनर क्रिएटिविटी क्या कुछ ज्यादा उसका स्कोप होता है, सेटिस्फेक्शन का ज्यादा पूरी होती है कुछ करके, कि बहुत कुछ करने को मिलता है शुरू से, या जो नॉर्मल प्लेस होते हैं जिसमें जैसे कि आपने बताया कि आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट रहती है कि आप 15 से 20 रिहर्सल्स कम से कम बैठ के देखते हैं और उसको डिजाइन करते हैं, या दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो टर्म आया जी। डिवाइस प्ले, जी सर। एक स्क्रिप्ट भी जी। डिवाइस प्ले है, बिल्कुल है सर। यस सर। राइट? बिल्कुल। सो फॉर मी each and every play is a device play. एक में सिर्फ स्क्रिप्ट पहले से है, एक में कुछ आइडियाज है, लेकिन स्क्रिप्ट का जो एक्सप्लोरेशन है, आइडियाज का भी एक्सप्लोरेशन है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट भी आपको कुछ आइडियाज देती है, आप उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं। किसी भी प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है, जी। जो महीना मैं लेता हूं रिहर्सल्स देखने के लिए, कोई भी प्ले हो, पॉसिबिलिटी उतनी ही है एक्सप्लोर करने की। वो स्क्रिप्टेड प्ले हो या स्क्रिप्ट डेवलप हो रही है थ्रू द रिहर्सल, वो प्ले हो, दोनों जगह पॉसिबिलिटीज एक ही है मेरे लिए। राइट सर। और उतना ही एक्सप्लोरेशन का मौका है।
सर रंगमंच में सिर्फ लोकेशन बताने के लिए या किसी सीन को प्रभावशाली बनाने के लिए एक भारी सेट खड़ा कर देना या यहाँ वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स खड़े कर देना, वो तो बिल्कुल व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे कि हमारे जो भारतीय दर्शक हैं, वो तो वैसे भी बड़े रसिक होते हैं और मोर ओवर जो कुछ रंगमंच का जादू भी ऐसा है कि अगर एक एक्टर कुछ अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर मंच पर आ जाए और अगर कह दे कि भैयन कैसन हो, तो हम मान लेते हैं कि हम गाँव में पहुँच गए। लेकिन ऐसे में सर जो एक लाइट डिज़ाइनर होता है, वो क्या अपनी लाइट से कुछ जंगल, पेड़ और मैदान घास के या कुछ पानी, नदी इस तरह के विजुअल्स क्रिएट कर सकता है, किए जा सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है वहाँ पर? ऐसा स्कोप रहता है क्या सर? सवाल ये है जी, कि हेलोजन जला के भी तो प्ले हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, जब हम नुक्कड़ नाटक देखते हैं बिल्कुल। सड़क पे, तो बिल्कुल सनलाइट जी, सनलाइट के नीचे, बिल्कुल, उसमें कौन सी लाइट डिजाइन होती है? बिल्कुल, द थिंग इज दैट जब आप लाइट डिजाइन, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप डिजाइन, साउंड डिजाइन, वीडियो डिजाइन, प्रॉपर्टी डिजाइन, ये सब जब आप करते हैं, उसके पीछे एक ही मकसद है। मकसद ये है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। और पर्पस है क्या? किसी एक लोकल को, एम्बियंस को आप उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द के साथ जी, उसको आप विजुअली ले आते हैं, एंड विच मेक्स द ऑडियंस मोर बिलीवेबल, प्लॉजिबल। लेकिन साथ साथ ये भी एक चीज है, हमारा काम सिर्फ फिजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल, हमारा काम मेंटल एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करना है। एब्सोल्युटली। Sir, how much a light designer can expect to earn as a beginner? एज अ बिगिनर अगर मैं कहूं, जी, अगर आपके पास ट्रेनिंग है, जी, तो हमारी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी हमारे देश की, जी, जो जो बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, इन इन अगर थिएटर की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात मैं करूं, जी, आ, लेकिन तब भी एज अ प्रोफेशनल अगर आप जीना चाहते हैं, जी, इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। एक्सपेक्टेशन मैं ये कहूंगा, द वे यू हैव put yourself in your study, the time will return it. समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। अगर पेशेंस नहीं है, जी, अगर आपको लग रहा है कि कभी कभी ये भी होता है कि जल्दी जल्दी चीजें पाने के लिए हम कुछ शॉर्टकट भी अपना लेते हैं। हम धंधा शुरू करने लगते हैं। जी, बिल्कुल, धंधे से लॉन्ग रन में कुछ नहीं होगा। नहीं होगा और क्रिएटिविटी तो अगर आप अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, जी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। बिल्कुल, यू विल गेट इट बैक। आज नहीं तो कल आएगा। सबका समय आता है। सर कोरोना के चलते अभी जैसे सब कुछ डिजिटल मीडियम के थ्रू हो रहा है और कुछ परफॉर्मेंस भी हैं जो इसी माध्यम से आ रही हैं। तो ऐसे में एक लाइट डिज़ाइनर के लिए क्या रोल रह जाएगा? उनका क्या स्कोप होगा? दो चीज है। जी, सवाल ये है कि ये जो डिजिटल थिएटर हम जिसको कह रहे हैं,
ये क्यों हो रहा है? उसके पीछे एक ही कारण है, हम एक्चुअली सब अंदर घर में बैठ के हम तड़प रहे हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन उस एक्सप्रेशन के चक्कर में एक डिजिटल परफॉर्मेंस हो रहा है, और उस डिजिटल परफॉर्मेंस में हो क्या रहा है, हम एक नाटक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जो हो रहा है वो है एक डिग्रेडेड वर्जन ऑफ अ फिल्म, बहुत खराब फिल्म। वी हैव टू बिलीव ऑन वन थिंग, थिएटर इज अ मीडियम ऑफ पार्टिसिपेशन। Digital theater is the way we are doing it. It is not the way we have done theater. हो सकता है पोस्ट कोरोना थिएटर की फॉर्म, थिएटर की लैंग्वेज, उसको लेकर बात हो सकती है। हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज बदलती है। बट इस थिएटर को अभी मैं थिएटर बोलने के लिए राजी नहीं। ये जरूर है, आई अप्रिशिएट कि सब अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं उसमें एक फायदा ये भी है कि हमें देख के कुछ चीजें समझ में आ रहा है। आज जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो वो डिजिटल थिएटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो I appreciate their work, but this is not the future of theater, not at all. Sir, I have a long list of questions, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम। Maybe अगर पॉसिबल हुआ आपके साथ और आप थोड़ा सा टाइम फिर से देंगे तो we will continue one more session with you. लेकिन अभी जो है time is is not permitting us for that. So thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Nidhi. Thank you very much. Stay well, stay safe. Thank you so much, sir. Okay. Bye-bye.